जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम सीखा था, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स करी थी। हम लोग आज कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी में जाएंगे, बट उसके पहले हम लोग थोड़ा सा वर्क डन के बारे में और सीखते हैं कि फ्रिक्शन जो वर्क डन करता है वो हमको पता है कितना है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ और चीजें हैं जो हम समझेंगे। ठीक है, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, हमको पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा एक नेगेटिव वर्क डन करता है, और उस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर कितनी है उसके हिसाब से वर्क डन निकाल सकते हैं। तो अगर प्लेन सरफेस होती थी तो हम ये कहते थे कि इस ब्लॉक का मोशन अगर राइट डायरेक्शन में है तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। और ये ब्लॉक अगर चलता हुआ यहां से यहां तक पहुंचता है और ये दूरी जो है यहां से यहां तक मान लेते हैं एल के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन ने वर्क डन किया होगा वो माइनस ऑफ एफ के इंटू एल होगा। माइनस इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हो रहा है, तो इतना वर्क डन होगा। और जहां तक काइनेटिक फ्रिक्शन की बात है उसकी वैल्यू कितनी है, तो प्लेन सरफेस में हमको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन एम के बराबर होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर हम पुट कर देंगे तो ये जो फ्रिक्शन है इसने वर्क डन किया होगा म्यू एन, और एन की वैल्यू एम है तो म्यू एम जी, तो ये आ जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू एल। ठीक है, इतना हम लोग पहले भी करते आए। अब अगर ये ब्लॉक यहां से यहां गया और वापस यहां से वापस आ गया, तो जब ब्लॉक आगे जाएगा, जब ब्लॉक का मोशन आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और वही ब्लॉक अगर लौट के इधर आने लगे तो फ्रिक्शन राइट में लगने लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ब्लॉक अगर यहां से यहां जाता है और फिर यहां से यहां आता है, और मैं पूछूं कि फ्रिक्शन ने टोटल वर्क डन कितना किया, तो इधर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन ने इतना वर्क डन किया होगा, और जब लौट रहा होगा तो लौटते समय भी ये एल का डिस्प्लेसमेंट इधर चलेगा लेकिन फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, तो अगेन उसका जो वर्क डन होगा वो माइनस म्यू एम जी एल का वापस होगा। तो मतलब एक राउंड जर्नी जाने और आने में मिलाकर फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन माइनस टू म्यू एम जी एल के बराबर होगा। ठीक है, फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लग रहा है। अगर हम इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं कि किसी इंक्लाइन सरफेस में अगर कोई ब्लॉक चलता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या वर्क डन है, तो ब्लॉक नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे आए, अगर ये ब्लॉक चलता हुआ आ रहा है इंक्लाइन सरफेस में इस तरफ, और मान लो कि हम इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू लिखना चाहें, तो हमको पता है कि इंक्लाइन सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगता है, एम जी नीचे लगता है, और अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ चलता हुआ आ रहा है तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो पीछे की तरफ होगा और फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। अब अगर ये ब्लॉक ऊपर से चलता हुआ नीचे की तरफ पहुंचता है और ये पूछा जाए कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया है यहां से यहां आने में, यह एंगल मान लो थीटा के बराबर है, और इस पाथ की जो लेंथ है वो एल के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन फ्रिक्शन ने किया होगा वो माइनस ऑफ एफ के इंटू एल। अगेन फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है इतना। अब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है हमको पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन लिखते हैं, तो म्यू इंटू एन इंटू एल, और नॉर्मल रिएक्शन सॉरी यहाँ पे एम जी कॉस थीटा आता है, आपको पता है। ठीक है, एम जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, परपेंडिकुलर एम जी कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पुट कर दें तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल, इतना वर्क डन कर रहा है। अब इस वर्क डन में अगर आप इस एल कॉस थीटा को कंसीडर करो, तो एल ये लेंथ है और थीटा ये एंगल है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात करें तो इस हॉरिजॉन्टल लेंथ को हम लिख सकते हैं एल कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, अगर ये एक्स है ये एल है तो एक्स को हम एल कॉस थीटा लिख सकते हैं, और जो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा वो हो जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स। ये रिजल्ट ये बताता है कि भले ही ये ब्लॉक एक इंक्लाइन सरफेस में जा रहा है, लेकिन अगर इसने हॉरिजॉन्टल दूरी x की ट्रैवल करी है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन होगा माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स। वैसे ही जैसे यहाँ पर अगर ब्लॉक यहाँ से यहाँ गया तो ये l जो है वो हॉरिजॉन्टल दूरी है। ठीक है, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से फर्क पड़ता है, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस l ट्रैवल कर रहा है तो ये फ्रिक्शन का वर्क डन इतना है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर x ट्रैवल कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन इतना है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर किसी भी इंक्लाइन सरफेस में हमको ये पता है कि उसने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हम फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ इस इंक्लाइन सरफेस के लिए नहीं,
बल्कि कैसी भी इंक्लाइन सरफेस हो, मान लो ऐसी ही क्यों ना हो, और अगर कोई ब्लॉक या पार्टिकल ऊपर से चलता हुआ जाता है इस इंक्लाइन इरेगुलर इंक्लाइंड सरफेस में, ऊपर से नीचे लेकर आता है, ठीक है। और अगर ये सरफेस रफ है, ये सरफेस रफ है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के बराबर है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के बराबर है, तो जब तक ये ब्लॉक ऊपर से नीचे आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन ने कुछ वर्क डन किया होगा, और ये वर्क डन सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और आप कहेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन होगा माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स के बराबर, ठीक है। तो चाहे कैसी भी सरफेस से मोशन कर रहा हो, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है तो आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं एक प्रॉब्लम आपको दूं, चलो इंक्लाइन सरफेस हम ऐसी ले लेते हैं, ठीक है। ये जो हाइट है, ये हाइट मान लो y के बराबर है, ये दूरी जो है वो x के बराबर है, एक ब्लॉक यहां से चलता है, ये सरफेस रफ है, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि एक ब्लॉक यहां से चलना शुरू करता है और इसको हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। आपको अगर ये दिया हुआ है कि ब्लॉक इस सरफेस से मोशन कर रहा है तो ऑब्वियसली खुद तो कर नहीं सकता, कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया होगा, और जो एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया है ये आपको दिया हुआ है कि ये फोर्स का जो डायरेक्शन है ये हमेशा पाथ के टेंजेंशियल है, ठीक है, पाथ के टेंजेंशियल है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इन मैग्नीट्यूड, लेकिन ये फोर्स हमेशा पाथ के टेंजेंशियल। तो क्वेश्चन ये दिया गया है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is acted by constant tangential force F, ठीक है। If the length of the path is L, find its kinetic energy at top of incline, ठीक है। बाकी हमको ये दिया गया है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, ये x की लेंथ है, ये y की लेंथ है, कांस्टेंट टेंजेंशियल फोर्स लगता है, और इस टेंजेंशियल जो पाथ है जिस पाथ में ये चल के गया होगा इसकी लेंथ हमको l के बराबर दी है। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करें तो हम ये लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy। एक्सटर्नल एजेंट ये है जो फोर्स लगा रहा है, और फोर्स अगर लगा रहा है और ये टेंजेंशियल टू द पाथ है तो आपको इसके स्पेशल केस बताया गया था, और हमने सीखा था कि इस केस में जो वर्क डन होता है वो F इंटू एल होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन है, और मैंने आपको बताया चाहे जैसी सरफेस हो, फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है वो माइनस म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल लेंथ, अगर ये हॉरिजॉन्टल लेंथ एक्स की है तो फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ की काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है माइनस इनिशियल जहां से वो स्टार्ट किया था, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होता है अगर कोई ऊपर जाता है, नेगेटिव होता है अगर कोई नीचे आता है। अगर ये y की हाइट ऊपर गया है तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज mgy के बराबर, ठीक। हम ये मान के चलते हैं कि ये रेस्ट से स्टार्ट किया था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को आप 0 लिख सकते हैं, और जहां तक फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने की बात आएगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी F इंटू एल माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, और ये लेफ्ट में आ जाएगा माइनस एम जी इंटू वाई, ये इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि कैसी भी सरफेस में ब्लॉक मोशन कर रहा हो, अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है तो हम फ्रिक्शन का वर्क डन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं और सीखते हैं कि
मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है और फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में आएंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी हम कभी भी बात करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के सम का नाम मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है। और अगर मैकेनिकल एनर्जी हम समझते हैं तो अब इससे आता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल। अभी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये होता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल है वो कंजर्व है या कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू में कब कोई चेंज नहीं आएगा, जब वो कांस्टेंट रहेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी इन दो एनर्जी का सम है, तो इनका सम कांस्टेंट है। हो सकता है कभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी खुद ब खुद घट जाए, जिससे कि जो सम है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, बल्कि ये कहा जाएगा कि इनका जो सम है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इनका सम कांस्टेंट है। और ऐसा कब होता है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि इन द absence of external in the absence of work by external forces, ठीक है, and work by non conservative forces। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है। अब किसकी मैकेनिकल एनर्जी? अगर आप एक सिंगल ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो सिंगल ब्लॉक के ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट ने कोई वर्क डन ना किया हो और ना ही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया हो। अगर आप किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम के लिए भी यही है कि उस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस के वर्क डन जीरो होने चाहिए और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन जीरो होने चाहिए, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व की जा सकती है। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन को जीरो कहा गया है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को जीरो कहा गया है। तो आप ये कह सकते हो जीरो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ है अगर ये पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज हुआ है वो नेगेटिव है। मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और टोटल जो चेंज होगा इन दोनों को मिला के वो जीरो होगा। एक तो हम ये कह सकते हैं, ठीक। या हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक साइड को ले जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब सिर्फ इतना है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि उल्टा हो रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, या उल्टा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से हमें यह समझ में आता है कि हम ये लिख सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, या उल्टा गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कहोगे सर मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व हो गई, तो वो मैं बताता हूं कि इसी से मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्वेशन आता है। काइनेटिक एनर्जी हम यहां पे इसको यूज करते हैं, जीरो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का चेंज का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक।
अब आप इनिशियल वाले ये दोनों टर्म्स एक साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो आप ये देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी थी उतनी ही टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी इन दोनों का सम। और अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो गई। तो हम जब भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे तो ये दो तरीके से यूज हो सकती है। एक तो आप इसको ऐसे यूज करेंगे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, या ऐसा हो रहा होगा कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। एक एनर्जी का गेन दूसरी एनर्जी के लॉस के बराबर होगा, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है। या आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू को जोड़ेंगे और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल वैल्यू को जोड़ेंगे, जितनी इनिशियल वैल्यू थी उतनी ही फाइनल वैल्यू थी, तो वहां पर भी हम कहेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, ठीक है। और ऐसा कब होगा? जब फ्रिक्शन और एक्सटर्नल एजेंट नहीं रहेंगे या उनके वर्क डन नहीं रहेंगे, तभी हो सकता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर काफी प्रॉब्लम्स बनती हैं और आती भी हैं, तो हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इसमें। मान लो पहला क्वेश्चन ये है कि a block is given an initial speed v naught on the smooth surface. Find the maximum compression इन स्प्रिंग, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक डायग्राम भी आपको दिया है, इसमें एक ब्लॉक है, इसको हमने इनिशियल स्पीड v नॉट दे दी है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, और सामने एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है, ठीक है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब इस ब्लॉक जब हम आगे की तरफ इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये ब्लॉक आगे जाएगा और बिना किसी रुकावट के चलता जाएगा, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग से टकराएगा ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगा और उसकी स्पीड जो होगी वो घटती जाएगी। क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नली फोर्स आके अप्लाई नहीं कर रहा है इस सिस्टम के ऊपर, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन भी नहीं है, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवा सकते हैं, ठीक। अब आती है बात कि ये ब्लॉक कब तक कंप्रेस करता रहेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्प्रिंग जब कंप्रेस होती जाएगी, स्प्रिंग जब कंप्रेस होती जाएगी तो इस ब्लॉक की स्पीड घटती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये स्प्रिंग जब मैक्सिमम कंप्रेस हो चुकी होगी, स्प्रिंग जब मैक्सिमम कंप्रेस हो चुकी होगी, क्योंकि वही मैक्सिमम कंप्रेशन आपको निकालने को कहा है, तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन के समय ब्लॉक की स्पीड 0 हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉक तब जब तक ब्लॉक के पास स्पीड रहेगी वो कंप्रेस करता रहेगा, और जैसे ही उसकी स्पीड 0 हुई ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया। और यही पता करना है कि स्प्रिंग के अंदर ये मैक्सिमम कंप्रेशन अगर x है तो x कितना होगा, ठीक है। तब यहाँ पे क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का हमें यूज करना है, तो आपको यही देखना है कि कौन सी एनर्जी का लॉस हुआ है, कौन सी एनर्जी का गेन हुआ है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आप ये मान के चले कि क्योंकि हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ है, हाइट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो आप ये कहोगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई यूज नहीं है। हाँ, स्प्रिंग का यूज है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप ये समझे कि काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां तक आने में घट गई है, तो आप कहोगे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। कितना है? पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ m v नॉट स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी लेके गया था, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। तो हम कहेंगे कि इतना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। ये जो लॉस है ये पोटेंशियल एनर्जी के गेन में चला जाएगा।
स्टार्टिंग में स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी तो उसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, लेकिन जब ये कंप्रेशन आ गया तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के एक्स स्क्वायर का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये आप कहोगे कि ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है और ये कहा जाएगा कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है, और इसका लॉस इसके गेन के बराबर है। बाकी हमको x निकालना था, तो आप ये कह सकते हो कि x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगी √m/k इंटू वी नॉट। ये इसके पास मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि यहां पर कहीं पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी यूज नहीं हुआ, लेकिन अगर यही ब्लॉक हम ऊपर से रिलीज करते, ठीक है, यहां से ये ब्लॉक रेस्ट से रिलीज करते और ये ब्लॉक नीचे गिरता हुआ आता, और मान लो यहां पर एक स्प्रिंग है, इस तरीके से स्प्रिंग लगी होती, ये आपको दिया हुआ है कि जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग से टकराएगा तो उससे जुड़ जाएगा, और ये जो हाइट हमको दी है ये h के बराबर दी। ठीक है, और अगर हमको स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया है तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि हमको यहां से रेस्ट से रिलीज किया, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो ये बात तो क्लियर है कि जब ये ब्लॉक नीचे गिरेगा ऐसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, फिर इससे टकराएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करता रहेगा। स्प्रिंग तब तक कंप्रेस होती रहेगी जब तक उस ब्लॉक के पास स्पीड होगी। तो ये ब्लॉक किसी स्पीड से गिरेगा और फिर इसके ऊपर आके इससे जुड़ जाएगा और फिर ये स्प्रिंग को कंप्रेस करता रहेगा। स्प्रिंग तब तक कंप्रेस होती रहेगी जब तक ये ब्लॉक की स्पीड दोबारा से जीरो ना हो जाए, क्योंकि अगर स्पीड रहेगी तो स्प्रिंग में कंप्रेशन बढ़ता रहेगा, और जब उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक जाएगा, फिर ये स्प्रिंग वापस ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगाएगी और स्प्रिंग वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, ब्लॉक उछल के ऊपर चला जाएगा, फिर ब्लॉक नीचे आएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, फिर ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से मोशन होता रहेगा। अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि कोई भी लॉसेस नहीं हो रहे हैं तो इस तरीके से ये मोशन इनफाइनाइट टाइम तक हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब हमको ये पता करना है कि अगर इस स्प्रिंग का कंप्रेशन जो है वो x के बराबर हुआ है तो ये x कितना होगा। ठीक है, तो आप अगर यहां पर यूज करते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप ये समझे कि यहां से ये रेस्ट से स्टार्ट किया था तो इसकी स्पीड जीरो थी, और फाइनली ये रेस्ट में वापस आ जाता है तो उसकी स्पीड जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई लॉस भी नहीं हुआ और कोई गेन भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो दो तरीके की हमने अभी तक पढ़ी है, एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसा हो सकता है कि ग्रेविटेशन वाली इलास्टिक में कन्वर्ट हो जाए या इलास्टिक वाली ग्रेविटेशन में कन्वर्ट हो जाए, ये भी कन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर हम ये यूज करते थे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, हमने थोड़ी देर पहले ये सीखा था। तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो चेंज है ये चेंज होना चाहिए ग्रेविटेशनल वाली पोटेंशियल एनर्जी का प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, दोनों का चेंज जोड़कर जीरो होना चाहिए। मैं जब भी चेंज कहता हूं तो चेंज का मतलब होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये तो जीरो हो गया, प्लस चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगेन ये कुछ वैसे ही आ गया है रिलेशन जो पहले हम सीखते थे
कि अगर इसका गेन होगा तो इसका लॉस होगा और इसका लॉस होगा तो इसका गेन होगा। आप खुद बता सकते हैं कि ये ब्लॉक जब नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटेशनल एनर्जी का लॉस है, तो आप ये कहोगे कि लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के गेन के बराबर है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ कितना? ब्लॉक यहां से चलकर यहां पहुंच गया, ये कितना नीचे गिरा है? h और x इन दोनों का सम नीचे गिरा है। तो जितनी हाइट नीचे गिरा है उससे उसका लॉस हुआ है, और जो टोटल लॉस हुआ है वो mg h प्लस एक्स का है। ठीक है, तो हमें जब भी लॉस देखना होता है तो देखना कितने मीटर नीचे आया। तो h यहां से यहां आया और x यहां आया, तो टोटल नीचे इतना आया है, तो ये लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पहले तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास कुछ थी ही नहीं, क्योंकि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी स्टार्टिंग की पोजीशन में, और फाइनली स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है, तो स्प्रिंग के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये है गेन लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां से एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर या के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर से अगर हमने इसको ले आए तो माइनस टू एम जी एक्स, और ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस टू एम जी एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं ली जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। और अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं तो x हो जाएगा 2mg प्लस, माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि माइनस वाला नेगेटिव आ जाएगा, प्लस माइनस पे प्लस ले रहे हैं, तो होता था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा प्लस 8k mgh डिवाइडेड बाई 2a, मतलब 2k। ये स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन कहा जाएगा, जो कि हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इसी प्रॉब्लम की ही तरह है। इसमें क्या है कि हमने एक स्प्रिंग के नीचे एक मास को बांधा हुआ है, लेकिन अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है। तो आप ये सोचोगे कि नेचुरल लेंथ में कैसे हो सकती है, तो किसी ने इसको पकड़ के रखा होगा। ठीक है, ये मास m का है, इसने पकड़ के रखा होगा, तो स्प्रिंग के अंदर ना तो कोई कंप्रेशन है ना एक्सटेंशन है, और फिर जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे तो ये नीचे गिरेगा। तो ये पूछा गया कि मैक्सिमम कितना नीचे गिरेगा। ठीक है, आगे का मोशन जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, हम इसको जैसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे आएगा और इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेगा। तो टाइम पीरियड क्या है वगैरह वो सब हम बाद में सीखेंगे। हमें ये पता करना है कि अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी इनिशियली और इसको रेस्ट से हम छोड़ते हैं तो मैक्सिमम ये मास कितना नीचे आता है, या स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इफ मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द maximum extension in spring। ठीक है, तो हम जब इसको यहां से रिलीज करेंगे तो ये मास नीचे आना शुरू करेगा और स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको हमने रेस्ट से रिलीज किया तो क्या ये हमेशा गिरता रहेगा? नहीं, ये रेस्ट से रिलीज किया, जैसे ही हमने छोड़ा ये नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, लेकिन जैसे नीचे की तरफ आना शुरू करेगा स्प्रिंग उसको ऊपर की तरफ खींचती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये वापस आकर रुकेगा, मोमेंटली रुकेगा, हमेशा नहीं रुका रहेगा। और जब ये रुकेगा, जब तक इसके पास स्पीड थी तब तक वो नीचे आता गया, लेकिन जैसे ही स्पीड 0 हुई अभी और नीचे नहीं आ पाएगा, स्प्रिंग इसको खींच के वापस ऊपर ले जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो दूरी है ये मैक्सिमम दूरी है, जो कि स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन के बराबर होगा। ठीक, यहां पर भी आप ये बात समझें कि इनिशियल स्पीड भी 0 थी, फाइनल स्पीड भी 0 है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कोई भी यूज नहीं है। यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ही यूज है। तो
डेल्टा यू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक का गेन एक का लॉस। किसका लॉस है? क्योंकि ये मास नीचे आ रहा है तो आप कहोगे लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका ऑब्वियसली गेन होगा गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कितना लॉस हुआ, यहां से चल के यहां पर आया, अगर ये दूरी x के बराबर है तो जो लॉस है वो mgx के बराबर है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कितना गेन हुआ? स्प्रिंग पहले नेचुरल लेंथ में थी तो कोई एनर्जी नहीं थी, बाद में x से ये नीचे आ गया है तो हाफ के स्क्वायर का गेन होगा, और x की वैल्यू जो आएगी ये 2mg डिवाइडेड बाई k के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ये एक स्प्रिंग है, इसकी कुछ इनिशियल नेचुरल लेंथ रही होगी। ठीक है, और इसमें कुछ एक्सटेंशन भी पहले से दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिखता हूं क्या, फाइंड द वर्क डन in increasing the extension in spring from x1 to x2। अब देखो, ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन तो नहीं हुआ क्योंकि वर्क डन इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको अभी कराया। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्प्रिंग है जिसमें ऑलरेडी x1 का एक्सटेंशन पहले से प्रोड्यूस हो चुका था, अब उसको हमें x2 का एक्सटेंशन तक पहुंचा देना है। तो ऐसा करने में ऑब्वियसली वर्क डन करना पड़ेगा, तो कितना करना पड़ेगा? तब वही बेसिक से जाइए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि कहीं पर कोई मास इन्वॉल्व नहीं है, हाइट इन्वॉल्व नहीं है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई यूज नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन का, नॉन कंजर्वेटिव का भी कोई यूज नहीं। तो आप ये कहोगे कि जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया है, ये काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि मास वगैरह कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी ग्रेविटेशन नहीं है, खाली स्प्रिंग को खींचा गया और खींच दिया गया, तो उसको यहां से यहां जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम x1, सॉरी सिर्फ x2 का होल स्क्वायर। क्यों? टू इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग फ्रॉम x1 टू x2, मतलब फाइनली स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है? x2 के बराबर है। स्टार्टिंग में क्या था, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अगर स्प्रिंग की टोटल लेंथ x2 से बढ़ाई जा चुकी है तो स्प्रिंग के पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x2 स्क्वायर की होगी, और स्टार्टिंग में जो उसके पास एक्सटेंशन था अगर वो x1 का था तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x1 स्क्वायर के बराबर थी, और ये जो भी इंक्रीज हुआ होगा ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहा जाएगा। ठीक है, जैसा कि आज हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, तो मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दो टर्म्स आते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस आज किए हैं, अगली क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और अगली क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसे कोई रॉड है, अभी तक हम सिर्फ एक ब्लॉक मतलब पॉइंट मास के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे, लेकिन ये मार्कर है या कोई रॉड है या चेन है, तो उसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है और फिर उसका कंजर्वेशन कैसे करना है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है।